उत्तराखंड बोर्ड के साइंस विषय को लेके जेडी स्मार्ट लर्निंग की एक बेहतरीन परीक्षा उपयोगी सीरीज जिसका नाम है वापसी। और इस वापसी सीरीज के अंतर्गत हम देखेंगे पी वाई क्यूज को। साथियों, कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक पी वाई क्यूज आपके सामने इस सीरीज के अंतर्गत लाए जाएं। तो आइए शुरुआत करें पहले सवाल से। पहला क्वेश्चन यह कह रहा है, एथेन में कार्बन परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंधों की संख्या है। ऑप्शन फर्स्ट है 1, सेकंड है 2, थर्ड है 3 और फोर्थ है 4। गौर कीजिएगा, एथेन में कार्बन परमाणुओं के मध्य अर्थात इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H6। पूछा गया है कार्बन कार्बन, तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, तो अर्थात ऑप्शन हो जाएगा 1। अगर पूछ लेता कि इस बॉन्ड के अंदर एथेन में कुल कितने, तो अगर कुल सबकी बात करते थे तो आप चार्ट ऐसे बनाते, सी को सिंगल सिंगल बॉन्ड में रखते, साथ में इनके हाइड्रोजन को भी जोड़ देते, साथ में आप हाइड्रोजन को जोड़ते और ये सारे बॉन्ड को काउंट करते, 1 2 3 1 2 3 6 हो गए और एक कार्बन के बीच में हो गया 7 हो जाता। अगर कुल बॉन्ड पूछता तब आपके पास 7 होते। अब उसने पूछा है कि कार्बन परमाणु के मध्य, तो कार्बन परमाणु के मध्य बना हुआ बॉन्ड है सिंगल, एक बॉन्ड बना हुआ है, तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट 1। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। कौन सी धातु हथेली पर पिघल जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है सोडियम, सेकंड है सीजियम, थर्ड है मैग्नीशियम और फोर्थ है लिथियम। आपको ध्यान देना है कि सीजियम और गैलेलियम, सीजियम और गैलेलियम दो ऐसी धातुएं होती हैं जो कि हथेली पर पिघल जाती हैं। अगर सीजियम की जगह ऑप्शन में गैलेलियम लिखा रहे तो आप उस पर टिक कर दीजिएगा। शेष आपके पास जो सोडियम है, मैग्नीशियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, ये ऐसी धातुएं हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, इनको चाकू से काट दिया जाता है। तो सवाल बनता है कि चाकू से जिस धातु को हम कट कर सकते हैं उसका नाम बताइए। तो आपको ऑप्शन के आधार पर ध्यान देना है। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलें, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सीजियम, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। संकटकालीन हार्मोन कहलाता है पिट्यूटराइन, एड्रिनलिन, थायरॉक्सिन या इंसुलिन। अब आपको ध्यान देना है, इंसुलिन तो हो नहीं सकता है, थायरॉक्सिन भी नहीं हो सकता है, पिट्यूटराइन और एड्रिनलिन है। तो गौर कीजिएगा, एड्रिनलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जिसको हम संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं। पिट्यूटराइन जो होती है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती है, यानी पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। इससे आपसे पूछता है कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले 2 जंतु हार्मोन के नाम बताइए या 3 जंतु हार्मोन के नाम बताइए। तो उसमें पहला याद रखिएगा ग्रोथ हार्मोन, दूसरा याद रखिएगा एडीएच जिसको हम बोल देते हैं एड्रिनो कोलेट्रोपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देखेंगे थायरॉक्सिन जो होती है यह थायराइड ग्लैंड से निकलने वाली हार्मोन है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, इसका आंसर बनेगा एड्रेनालिन। भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? ऑप्शन फर्स्ट है आमाशय, ऑप्शन सेकंड है क्षुद्रांत, थर्ड है बृहदांत और फोर्थ है यकृत। अगर आपको ध्यान हो तो आमाशय का पूर्ण पाचन जो पाचन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स, जिसको बोलते हैं क्षुद्रांत। तो आंसर बन जाएगा सेकंड। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट कहता है वक्रता केंद्र, सेकंड कहता है वक्रता त्रिज्या, थर्ड कहता है फोकस दूरी और फोर्थ कहता है मुख्य अक्ष। तो आप जानते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकल डिस्टेंस अर्थात फोकस दूरी कहते हैं। यह ऑप्शन याद रखिएगा थर्ड। और फोकस दूरी के लिए सूत्र होता है, फोकस दूरी को आप लिखते हैं r इक्वल होता है 2f, अर्थात f इक्वल हो जाता है r/2। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। एक व्यक्ति को आराम से स्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से दूर रखना पड़ता है, वह पीड़ित है। पहला ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन सेकंड है मोतियाबिंद, थर्ड है निकट दृष्टि दोष और फोर्थ है दूर दृष्टि दोष। अगर किसी व्यक्ति को एक व्यक्ति को आराम से स्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ रहा है, तो वह व्यक्ति
हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष, सॉरी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर 4, तो इस रोग से पीड़ित होगा। अब मैं तो कुछ बातें यहाँ पर ध्यान से आपसे कह रहा हूँ, उनको सुनिएगा और फॉलो कीजिएगा। दोस्तों ये जो सवाल आपके सामने बन के आया है, इससे आप तय मानिए कि बोर्ड हर साल सवाल पूछता है। या तो वो आपसे पूछ लेता है कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण को कैसे करेंगे, और जब ये हो जाता है तो इसको चित्र की सहायता से समझाइए। यही सवाल बड़े रूप में बन जाता है। या आपसे पूछ लेता है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, ये जब होता है तो आंख कैसा रिएक्ट करती है, यानी चित्र की सहायता से समझाइए और इसके दोष निवारण को बताइए। नेक्स्ट पूछ लेता है मोतियाबिंद और जरा दृष्टि दोष, इन पर टिप्पणियां अक्सर बन के आ जाती हैं, तो ध्यान दीजिएगा। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, जरा दृष्टि दोष, ये आंखों के रोग हैं जो आपको ध्यान रखने और इस टॉपिक को आप बना के चलिएगा। ये आपको कंप्लीट एक पैकेज मिलेगा जो आपको बोर्ड में हेल्प करेगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। वोल्ट किसका मात्रक है, धारा का, विभवांतर का, आवेश का या कार्य का? आप जानते हैं कि जो वोल्ट होती है ये मात्रक होती है पोटेंशियल डिफरेंसेस का, जिसको हम बोलते हैं विभवांतर। वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है। नेक्स्ट चले, अगर धारा की बात करें, करंट की बात, तो इसकी एसआई मात्रक पूछ ली जाती है। धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आवेश को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यानी चार्ज का एसआई यूनिट होती है कूलाम्ब, इसकी होती है कूलाम्ब, इसको सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और कार्य का मात्रक तो जूल होता है, ये आप जानते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर आइएगा। नीचे दिया गया चित्र पारितंत्र के विभिन्न पोषी स्तरों को दर्शाता है। चित्र में कौन सा पोषी स्तर उत्पादकों को दर्शाता है? हमारे पास लेवल दे दिए गए हैं, स्तर दे दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और पूछा कि उत्पादक क्या होता है। तो आप जानते हैं कि एक पोषी स्तर क्या होता है, और पोषी स्तर के अंतर्गत आहार श्रृंखला का उदाहरण क्या होता है। किसी आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को पोषी स्तर कहा जाता है, जिसमें पहला ही स्तर किसका होता है, वो उत्पादकों का होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि स्तर फर्स्ट किसका होता है, उत्पादकों का होता है। नेक्स्ट सवाल पे आइएगा। कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इस विलयन की प्रकृति होगी, अर्थात हमसे पूछा जा रहा है कि यह विलयन अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा। तो आप जानते हैं कि जब भी कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो उसकी प्रकृति जो हो जाती है वो एसिडिक हो जाती है, अर्थात वह अम्लीय हो जाता है, अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। और गौर कीजिएगा, यहां से पीएच से सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। तो पीएच की 3 कंडीशनें बनती हैं। अगर पीएच को हम एक स्केल पे दिखाते हैं, जिसको हम 0 से 14 तक के अंकों से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां यदि पीएच का मान लेस देन 7 हो जाता है तो पीएच एसिडिक यानी अम्लीय हो जाता है। पीएच का मान अगर 7 के बराबर हो जाए तो विलयन न्यूट्रल हो जाता है, अर्थात उदासीन हो जाता है, उदासीन होता है। और अगर पीएच का मान ग्रेटर देन 7 हो जाए तो विलयन बेसिक हो जाता है, अर्थात क्षारीय हो जाता है। ये 3 बातें याद रखिएगा, इनसे सवाल अक्सर पूछा जाता है। पीएच की परिभाषा पूछा जाता है, और यह भी पूछा जाता है कि पीएच किसकी सांद्रता को दर्शाता है। तो पीएच हमेशा हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता को दर्शाता है, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आइएगा। पीतल के मुख्य अवयवों के नाम बताइए। ये सवाल अक्सर रिपीटेड हो जा रहे हैं कि पीतल के 2 अवयव बताइए, ब्रॉन्ज के 2 एलॉय बताइए, यानी अवयव बताइए। तो पीतल के 2 अवयव जो आप बताएंगे वो बताएंगे कॉपर और जिंक। याद रखिएगा, कॉपर और जिंक। 1 नंबर का सवाल है, सीधा सा आंसर है कॉपर और जिंक। और अगर इसी की जगह वो लिख दे कि ब्रॉन्ज के 2 एलॉय बताइए, तब आप बताएंगे कॉपर एंड टिन। नेक्स्ट सवाल पे आ जाइएगा। 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, या प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली 2 धातुओं के नाम बताइए। प्रकृति में मुक्त अवस्था में 2 धातुएं पाई जाती हैं, उनका नाम है सोना और चांदी, सिल्वर एंड गोल्ड। सोना और चांदी, ये ऐसी 2 धातुएं होती हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाएगा। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे शरीर के अंतर्गत जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है उसका नाम है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि।
गलती से भी यकृत मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सवाल पूछा क्या जा रहा है, गौर रखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जा रहा है, तो गड़बड़ करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट सवाल पे चलिएगा। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो उस दर्पण का नाम होता है अवतल दर्पण, जिसको हम बोल देते हैं कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण अर्थात कॉनकेव मिरर। अगर कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूं तो कॉनकेव जरूर याद रख लीजिएगा, और कॉनकेव का मतलब होता है केव मीन्स गुफा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाइएगा। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन का पे जो आवेश होगा वो हमेशा ऋणात्मक होता है, तो अर्थात इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू दी रेज -19 कूलम। 1.6 इंटू 10 टू दी रेज -19 कूलम या कूलम, जैसे भी आप याद रखेंगे, भूलिएगा मत। इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज पूछेगा, आवेश पूछेगा, तो हमेशा ऋणात्मक आ जाएगा, और प्रोटॉन पे पूछ लेगा तो आप इसी साइन को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, उसको प्लस में लिख देंगे, अर्थात 1.6 गुणा 10 की घात 19 कूलम कर देंगे, वहां ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेंगे। तो साथियों आपने देखा कि बोर्ड ने आपसे 1 मार्क्स में सवालों को किससे मुंह पूछा है। ध्यान रखिएगा, ये वो सेक्टर है जहां से बोर्ड हमेशा सवाल लेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, साथ में अपनी बुक्स को रखेंगे, अपने नोट्स को रखेंगे, और जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जिन टॉपिकों को हम डिस्कशन कर रहे हैं उन टॉपिक्स पे लगातार दाएं बाएं जो वस्तुएं उनसे संबंधित होती हैं उनको साथ में पढ़िए, हर एक ऑप्शन पे काम कीजिए, आपके बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी आपके पास 5-6 दिन बचे हुए हैं, तब तक आप अपनी तैयारी को और मजबूती दें। हमारे चैनल पे आके अपनी स्टडी को और बेसिक मजबूत बनाएं, चैनल को प्रमोट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।